In this lecture, we will discuss the fuel injection in SI engine and especially the multi-point fuel injection system, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MPFI सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हाउ द कार्बोरेटर वर्क्स एंड प्रोवाइड ए एयर फ्यूल मिक्सचर based on the requirement of the engine. In the last lecture, we have solved a expression of air fuel mixture prepared by the carburetor. तो कार्बोरेटर के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर की जो इक्वेशन है वो क्या थी, 0.1562 CDA अपॉन CDF A2 अपॉन AF P1 5 √2 T1 रो एफ P1 माइनस P2 माइनस रो एफ GZ। तो एक लंबी सी इक्वेशन निकल के आती है यहाँ पे। ये इक्वेशन में देखिए एयर फ्यूल मिक्सचर की ये इक्वेशन है कि एयर फ्यूल मिक्सचर कितना प्रिपेयर होगा कार्बोरेटर के द्वारा। तो एयर जो है वो यहाँ से फ्लो होती है, इस तरीके से इस वेंचुरी मीटर में फ्लो हो रही है, वेंचुरी थ्रॉट से होते हुए। एयर इज एन कंप्रेसिबल फ्लूइड, तो ये हमने एयर को यहाँ पे कंप्रेसिबल कंसीडर किया है। और जो फ्यूल है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल कंसीडर करते हैं, तो लिक्विड को हमने इनकम्प्रेसिबल लिया है। और कुछ एजम्पशंस के साथ, दैट इज ये जो यहाँ पे वेंचुरी मीटर है दैट इज आइसेंट्रोपिक। तो कुछ एजम्पशंस के साथ हमने एयर फ्यूल मिक्सचर की ये इक्वेशन निकाली, जहाँ पे जो फाई है उसकी वैल्यू होगी √P2 अपॉन P1 टू द पावर 1.43 माइनस P2 अपॉन P1 टू द पावर 1.7। तो देखिए ये जो इक्वेशन है वो इतनी लेंथी है कि इसमें से ये वाली टर्म को हमें फाई मानना पड़ा। अगर इस फाई की वैल्यू को भी हम यहाँ पुट करेंगे तो ये एयर फ्यूल रेशियो की जो इक्वेशन है वो इतनी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी कि इस इक्वेशन से हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एयर फ्यूल मिक्सचर की जो इक्वेशन है, हम वहाँ से कुछ कंक्लूजन अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम कर लिया, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एयर को भी एज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एज्यूम करके दोबारा से एयर फ्यूल मिक्सचर को कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम एयर को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एज्यूम करते हैं और उसके बाद दोबारा से एयर फ्यूल रेशियो निकालते हैं, तो एयर फ्यूल रेशियो की वैल्यू आती है CDA अपॉन CDF A2 अपॉन AF √ρA। अब देखिए वहां पे क्या था, डेंसिटी चेंज हो रही थी, क्योंकि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड हम लेते हैं एयर को, तो जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही थी, मतलब 1 पॉइंट पे 𝜌1 और 2 पॉइंट पे हमें 𝜌2 उसको एज्यूम करना पड़ा। लेकिन जब एयर को हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ले लिया है तो इसका मतलब एयर की डेंसिटी अब चेंज नहीं हो रही है, तो एयर की डेंसिटी को हम कांस्टेंट ले लेते हैं और उस कांस्टेंट को लिखते हैं 𝜌A। तो 𝜌A P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 𝜌F P1 माइनस P2 माइनस 𝜌F GZ। अब ये वाली नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल। मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल क्या है, CDF AF √ρF P1 माइनस P2 माइनस 𝜌F GZ, जहाँ पे P1 माइनस P2 क्या है, P1 माइनस P2 इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 जो फ्यूल के लिए था, पॉइंट 1 यहाँ पे ये वाला P1 और P2 वेंचुरी थ्रॉट का प्रेशर। अब देखिए ऊपर भी P1 माइनस P2 लिखा है और नीचे भी P1 माइनस P2 लिखा है, तो ये कंफ्यूजन होने के चांसेस है, क्या ये सेम है या फिर ये अलग है। तो देखिए P1 माइनस P2 जो ऊपर वाला है उसके लिए जो P1 है वो इस पॉइंट का है जहाँ से एयर फ्लो हो रही है, जहाँ पे ये ब्लू कलर में एयर लिखा हुआ है, इस सेक्शन 1 का यहाँ पे P1 है, और P2 जो है वो वेंचुरी थ्रॉट का है। नीचे वाला जो P1 माइनस P2 है, इसमें जो P1 है वो फ्लोट चैम्बर के अंदर का प्रेशर है P1, और जो P2 है वो वेंचुरी थ्रॉट का प्रेशर है। इसका मतलब P2 तो दोनों में सेम है, P2 तो दोनों में ही वेंचुरी थ्रॉट का प्रेशर है, लेकिन P1 जो है वो एयर के लिए सेक्शन 1 का वेंचुरी थ्रॉट के इनलेट का प्रेशर है, और जो P1 फ्यूल के लिए हमने यूज किया है वो फ्लोट चैम्बर का प्रेशर।
लेकिन यहाँ पे जो एयर आ रही है इनलेट पे वो एटमॉस्फेयर से आ रही है। इसका मतलब जो P1 है एयर के लिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ फ्लोट चैम्बर के अंदर भी हमने एक वेंट ओपन किया हुआ है एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब P1 जो फ्यूल के लिए है फ्लोट चैम्बर का जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 माइनस P2 एयर के लिए जो होगा वही P1 माइनस P2 फ्यूल के लिए भी होगा। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम ये बोल सकें कि हाँ 100% ये सेम ही होंगे, लेकिन 99% टाइम्स ये जो है सेम होते हैं। बट किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो वेंट है एटमॉस्फेयर का वो किसी वजह से पार्शली क्लोज्ड हो, या किसी वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से यहाँ का जो प्रेशर P1 है वो डाउन हो गया, तो देयर में भी ये पॉसिबिलिटी। बट 99% केसेस में ये जो P1 माइनस P2 एयर के लिए है और फ्यूल के लिए है वो सेम ही होते हैं, इसलिए हमने अपने डेरिवेशन में भी ये P1 माइनस P2 को हम सेम ही लेके चले। तो जो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल की जो इक्वेशन है दैट इज CDF, डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है CDF AF अंडर रूट रो एफ P1 माइनस P2 माइनस रो एफ जी जेड। तो यहाँ पे जो ये P1 माइनस P2 है ये रो एफ जी जेड के कंपैरिजन में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, देखिए तो P1 माइनस P2 यहाँ का प्रेशर डिफरेंस है, और रो एफ जी जेड यहाँ का ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से डिफरेंस आ रहा है ये वाला डिफरेंस है, जहाँ पे ये Z लिखा हुआ है वेंचुरी थ्रोट का, और फ्लोट चैम्बर में जो लेवल है उसका डिफरेंस है Z। ठीक है, तो अब देखिए जब स्टेशनरी व्हीकल है मतलब इंजन ऑफ है, तो जब इंजन ऑफ है इसका मतलब कोई एयर फ्लो नहीं हो रहा। जब कोई एयर फ्लो नहीं हो रहा, एयर की कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो वेंचुरी थ्रोट का प्रेशर भी और एयर का प्रेशर भी बराबर है। बराबर कितना? बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसका मतलब P1 माइनस P2 इज ऑलमोस्ट जीरो। और जब P1 माइनस P2 ऑलमोस्ट जीरो होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा? अंडर रूट रो एफ P1 माइनस P2 माइनस रो एफ जी जेड, यानी कि P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है वो रो एफ जी जेड से कम है। अगर ये वैल्यू कम हो गई इसका मतलब अंडर रूट में कितना बचेगा? रो एफ माइनस रो एफ जी जेड, यानी कि माइनस रो एफ स्क्वायर जी जेड। तो अंडर रूट के अंदर जो माइनस है वो पॉसिबल है नहीं, एक इमेजिनरी टर्म आ जाएगी। इमेजिनरी टर्म का मतलब है कि मास फ्लो रेट की कुछ वैल्यू हमें नहीं मिलेगी उस केस में। और अगर मास फ्लो रेट की कुछ वैल्यू नहीं है, इसका मतलब साफ है कि उस कंडीशन में यहाँ से फ्यूल फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने ये वाली एक कंडीशन लिखी हुई है, व्हेन P1 माइनस P2 इज लेस देन रो एफ जी जेड। जब तक कि ये P1 माइनस P2 रो एफ जी जेड से कम होगा तब तक यहाँ से फ्यूल फ्लो नहीं हो पाएगा। और ऐसा दो कंडीशन में होता है, एक तो जब जो व्हीकल है वो स्टेशनरी होगा, मतलब रुका हुआ होगा, इंजन ऑफ होगा, उस कंडीशन में P1 माइनस P2 लेस होगा रो एफ जी जेड से। और दूसरा कब होगा? जब बहुत ही ना के बराबर एयर फ्लो होगा यहाँ से। और ना के बराबर एयर फ्लो यहाँ से कब होता है? आइडलिंग कंडीशन। इसका मतलब आइडलिंग कंडीशन में यहाँ से फ्यूल या तो होगा ही नहीं फ्यूल फ्लो, या फिर बहुत ही कम होगा। तो उस केस के लिए हमने क्या किया है? आइडलिंग के लिए तो हमने आइडलिंग एडजस्टमेंट दी हुई है हमें। जो फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर है वो यहाँ से प्रिपेयर होकर आता है, ना कि वेंचुरी थ्रोट से प्रिपेयर होकर आता है। तो जब P1 माइनस P2 की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि रो एफ जी जेड से भी कम है, उस केस में यहाँ से फ्यूल डिस्चार्ज नोजल से फ्यूल फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब वेंचुरी थ्रोट पे कोई भी एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं बनेगा। और ये कंडीशन होती है आपकी या तो आइडलिंग रेंज में या फिर जब इंजन ऑफ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस समझाने के लिए है कि Z का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमने इतनी छोटी सी हाइट को ऊपर रखा हुआ है। बराबर ही रख देते, अगर बराबर रख देते तो P1 माइनस P2 की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाती। P1 माइनस P2 हो या ना हो, यहाँ से फ्यूल फ्लो होता ही रहता है, मतलब इंजन ऑफ है तब भी फ्लो हो रहा है। या फिर अगर व्हीकल इधर उधर लेफ्ट टर्न या राइट टर्न में थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ तो उस कंडीशन में भी यहाँ से फ्यूल फ्लो हो रहा है। तो ऐसे अननेसेसरी फ्यूल फ्लो को रोकने के लिए इंटेंशनली फ्यूल डिस्चार्ज नोजल को फ्लोट चैम्बर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ऊपर रखी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो उस केस में हमें लार्ज प्रेशर ड्रॉप चाहिए होगा यहाँ से फ्यूल को फ्लो कराने के लिए। मीन्स P1 माइनस P2 विल बी लार्ज एनफ टू फ्लो द फ्यूल थ्रू द फ्यूल डिस्चार्ज नोजल।
ठीक है। इसलिए जो रो एफ जी जेड की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी रखते हैं, या फिर जेड की जो वैल्यू है उसको बहुत छोटा रखते हैं कि अपने आप यहाँ से फ्यूल फ्लो नहीं होगा जब तक कि एनफ एयर इस वेंचुरी थ्रॉट से फ्लो नहीं होगी, या फिर एनफ प्रेशर ड्रॉप जनरेट नहीं होगा वेंचुरी थ्रॉट पे। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि P1 माइनस P2 की वैल्यू जब कम होगी, जब इंजन ऑफ होगा, उस केस में यहाँ से कोई फ्लो नहीं होगा, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जेड। तो जेड को हमने यहाँ पे क्यों दिया है, जेड जो है वो फ्यूल डिस्चार्ज नोजल की जो हाइट रखी हुई है हमने, वो फ्लोट चैम्बर से जेड हाइट ऊपर क्यों रखी गई है, तो ये समझाने के लिए P1 माइनस P2 को यहाँ पे सफिशिएंट होना पड़ेगा, जेड रो एफ जी जेड वाली जो वैल्यू है उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी यहाँ से फ्यूल फ्लो होगा। और इसको ज़्यादा इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ से अपने आप फ्यूल फ्लो स्टार्ट ना हो सके जब तक कि यहाँ से एयर फ्लो ना हो, वेंचुरी थ्रॉट से एयर फ्लो ना हो। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जब P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ से जैसे जैसे एयर फ्लो बढ़ेगा, जैसे जैसे एयर फ्लो बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी एयर की, तो P2 डाउन होगा, और जैसे ही P1 माइनस P2 इस रो एफ जी जेड से ज़्यादा होगा, यहाँ से फ्यूल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही P1 माइनस P2 की वैल्यू रो एफ जी जेड से ज़्यादा होगी, ये जो अंडर रूट की टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, चाहे कितनी भी छोटी हो, भले ही 0.00001 हो जाए, लेकिन पॉजिटिव में रहेगी, तो इसका मतलब एम डॉट एफ की कुछ वैल्यू तो आएगी, चाहे वो कितनी भी छोटी आए, कितना भी कम फ्लो हो, लेकिन अगर फ्यूल फ्लो कराना है तो P1 माइनस P2 को रो एफ जी जेड से ज़्यादा होना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे एयर फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे एयर की वेलोसिटी वेंचुरी थ्रॉट पे इंक्रीज होगी और प्रेशर P2 डाउन होगा, और P1 माइनस P2 की वैल्यू रो एफ जी जेड से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी या एयर का मास फ्लो रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ से फ्यूल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब बहुत ज़्यादा थ्रोटल ओपनिंग हो जाएगी, P1 माइनस P2 जब बहुत बड़ा होगा किसी कंडीशन में, तो देखिए P1 माइनस P2 क्या है, प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस कितना भी छोटा होगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 बार होता है, 1 बार का मतलब 10⁵ की रेंज में है वो। और ये रो एफ जी जेड क्या चीज़ है, रो एफ डेंसिटी ऑफ द फ्यूल, तो कितनी डेंसिटी होगी, 850, 900, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम ले लो 1000 भी हो जाए। जी की वैल्यू 9.81, और जेड कितना है, 2 mm, 3 mm, 5 mm ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये तो mm में है, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वैसे ही 10⁻³ आ गया। इसका मतलब जेड की वैल्यू से रो एफ की वैल्यू जो 1000 मैक्सिमम भी हमने ली वो तो कैंसिल आउट हो गई, और जी की वैल्यू 10 भी ले लो, इसकी वैल्यू 5 ले ली, तो 10 पंजे 50, सिर्फ 50 के 50 यहाँ पे आएगा, जो वैल्यू बनेगी वो 50 के आसपास में बनेगी, रो एफ जी जेड मतलब 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बनेगी। जबकि P1 माइनस P2 की वैल्यू अगर 0.001 भी है, तब भी वो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू बनेगी, 0.001, और इतनी छोटी थोड़ी होगी। तो जैसे ही प्रेशर की एक सफिशिएंट वैल्यू बन जाती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 की वैल्यू अगर 0.9 भी हो गई, तब भी 0.1 का मतलब 10⁴, तो ये जो वैल्यू है प्रेशर की वैल्यू, वो रो एफ जी जेड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ये P2 की वैल्यू थोड़ी सी भी कम होती है, तो P1 माइनस P2 इज लार्ज एनफ, या काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ये कंपेयर टू द रो एफ जी जेड, कि इसकी जो वैल्यू है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है जब वो वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगी रो एफ जी जेड से, तो इस वाली डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है रो एफ जी जेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखिए इसको जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो P1 माइनस P2 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इक्वेशन सिर्फ क्या बचेगी, एयर फ्यूल रेशियो इज इक्वल टू CDA अपॉन CDF A2 अपॉन F, इन दोनों का कोई रोल नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए CDA अपॉन CDF A2 अपॉन F अंडर रूट रो ए अपॉन रो एफ। अब फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। अब देखिए इस फाइनल इक्वेशन से ये साफ दिख रहा है कि एयर फ्यूल रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो ए, या फिर रो ए, अंडर रूट को हटा दो तो फिर रो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रो ए की वैल्यू कम होगी तो एयर फ्यूल रेशियो भी कम हो जाएगा। भाई एयर फ्यूल रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो ए के, और रो ए की वैल्यू अगर कम हुई, मतलब एयर की डेंसिटी अगर कम हो गई,
तो एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से एयर फ्यूल रेशियो भी कम हो जाएगा। एयर फ्यूल रेशियो कम होने का क्या मतलब है? एयर फ्यूल रेशियो अगर 14 है और वो कम होकर 13 हो गया, इसका मतलब मिक्सचर कैसा हो गया? रिच। एयर फ्यूल रेशियो कम होने का मतलब होता है मिक्सचर रिच हो रहा है। और एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा होने का मतलब अगर 15 था और 16 हो गया या 17 हो गया तो मिक्सचर लीन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ एयर की। और अगर डेंसिटी ऑफ एयर किसी वजह से कम होती है तो एयर फ्यूल मिक्सचर की वैल्यू भी कम हो जाएगी, जिस एयर फ्यूल मिक्सचर की वैल्यू कम होने से मिक्सचर हो जाएगा रिच। अब सवाल ये आता है कि रोए की वैल्यू कम होगी क्यों? एयर की जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू कम क्यों होगी? तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो आप लोग जानते हैं, एलिवेशन पे। एलिवेशन पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से एयर की जो, देखिए एयर की जो डेंसिटी है तो प्रेशर पर डिपेंड करती है। प्रेशर ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम तो डेंसिटी कम। ठीक है, तो एयर की जो डेंसिटी हम लेते हैं 1.2, वो कहाँ पे होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एलिवेशन पे या पहाड़ों पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होती है। एयर की डेंसिटी कम होने से वहाँ पे मिक्सचर कैसा हो जाएगा? रिच हो जाएगा, अपने आप रिच हो जाएगा। तो जैसे ही एयर की डेंसिटी, हम एलिवेशन पे जाएंगे वहाँ पे डेंसिटी, हवा जो है वो पतली होगी, एयर की डेंसिटी कम होगी, और जिसकी वजह से कार्बोरेटर अपने आप ही रिच मिक्सचर बनाना शुरू कर देगा। और रिच मिक्सचर बनाना शुरू कर देगा, इसका मतलब फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब कहते हैं ना कि पहाड़ों पे जो व्हीकल का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज द रीजन कि वहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती है, तो मिक्सचर कैसा हो जाता है? रिच हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में भी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो मेन प्रॉब्लम एयर। एक तो हम बात कर रहे थे कि जब एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो एयर फ्यूल मिक्सचर कैसा हो जाएगा? रिच हो जाएगा। अब एक रीजन तो ये हो गया कि जब हम एलिवेशन पे जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, तो वहां पे जो एयर की डेंसिटी है वो कम होगी, जिसकी वजह से मिक्सचर रिच हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या होगा? जब आपकी थ्रोटल ओपनिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ इस वेंचुरी थ्रोट पे वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर कम होगा। अब प्रेशर कम होगा तो हमने सिर्फ प्रेशर कम होने से यही एनालाइज किया कि प्रेशर कम होने से ये P1 माइनस P2 कम हो जाएगा, सॉरी P1 माइनस P2 बढ़ जाएगा, और यहाँ से फ्यूल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा फ्यूल आ जाएगा। जैसे जैसे थ्रोटल ओपन होगा वैसे वैसे एयर की जो मास फ्लो रेट है वो इंक्रीज होगा। मास फ्लो रेट इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर और डाउन होगा और ज्यादा फ्यूल आ जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ यही कंसीडर किया, लेकिन हम एक चीज भूल गए कि जैसे ही यहाँ का प्रेशर डाउन होगा वैसे ही यहाँ की डेंसिटी भी तो डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हम थ्रोटल को ओपन कर रहे हैं वैसे वैसे उसी के अकॉर्डिंगली मास फ्लो रेट जितना बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली फ्यूल फ्लो भी उतना बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से जो एयर फ्यूल रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए था। और यहाँ पे अगर इस डायग्राम को हम देखें इंजन रिक्वायरमेंट की, तो जो क्रूजिंग रेंज है वहां पे इंजन की रिक्वायरमेंट भी कांस्टेंट फ्यूल रेशियो की। बट हम एक चीज को कंसीडर करना भूल गए कि भाई P2 के कम होने से, प्रेशर के कम होने से डेंसिटी भी तो कम हो रही है। इस फैक्टर को अगर हम कंसीडर करें तो इस इक्वेशन से हमें साफ दिख रहा है कि अगर एयर की डेंसिटी कम हुई तो एयर फ्यूल रेशियो कैसा हो जाएगा? रिच हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम सोच रहे थे अभी तक कि भैया हमने जो कार्बोरेटर बनाया वो इस हिसाब से बनाया कि प्रेशर यहाँ से जैसे ही मास फ्लो रेट बढ़ेगा, एयर का मास बढ़ेगा, तो प्रेशर कम होने की वजह से फ्यूल का मास भी बढ़ जाएगा और एयर फ्यूल रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इस हिसाब से हमने फ्यूल के फ्लो को उस हिसाब से डिजाइन किया, फ्यूल का फ्लो भी बढ़ जा रहा है। लेकिन एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से फ्यूल कैसा होता जा रहा है? रिच होता जा रहा है। मतलब इंजन की रिक्वायरमेंट जो है क्रूजिंग रेंज में कि भैया एक कांस्टेंट फ्यूल एयर रेशियो उसको मिलता रहे या कांस्टेंट एयर फ्यूल रेशियो उसको मिलता रहे। तो जैसे जैसे थ्रोटल ओपनिंग बढ़ेगी, मतलब अगर हम कार्बोरेटर का डायग्राम देखें तो जैसे जैसे ये थ्रोटल ओपनिंग बढ़ेगी ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाने का मतलब मिक्सचर रिच होता चला जाएगा। तो one of the drawback of carburetor is that is not sufficient to provide a constant air fuel ratio in the cruising range। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या है? ये पहला ड्रॉबैक है कार्बोरेटर का कि हमने कार्बोरेटर को इस हिसाब से डिजाइन किया था कि वो क्रूजिंग रेंज में एक कांस्टेंट और एक लीन एयर फ्यूल मिक्सचर प्रिपेयर करे, बट वहां पे मिक्सचर धीरे धीरे रिच होता चला जा रहा है जैसे जैसे थ्रोटल ओपनिंग बढ़ रही है।
तो थ्रोटल ओपनिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, P1 माइनस P2 बढ़ रहा है, P1 माइनस P2 यानी कि P2 डाउन हो रहा है। P2 डाउन होने से जो डेंसिटी है एयर की वेंचुरी थ्रोट पे वो कम हो जा रही है, उसकी वजह से मिक्सचर रिच हो रहा है। तो दो रीजन है यहाँ पे, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो एयर फ्यूल मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ए। अब रो ए अगर डाउन होगा तो मिक्सचर रिच हो जाएगा, और उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो है, अगर एलिवेशन पे जाते हैं तो जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर की जो मिक्सचर है वो रिच हो जाएगा, एयर फ्यूल रेशियो कम हो जाएगा और मिक्सचर रिच हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि जैसे ही हम थ्रोटल ओपनिंग को इंक्रीज करते जाएंगे, P2 जो वेंचुरी थ्रोट का प्रेशर है वो कम होता जाएगा, और उसकी वजह से जो एयर की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, और एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से मिक्सचर रिच होते चला जाएगा। इसका मतलब कार्बोरेटर कभी भी एक कांस्टेंट एयर फ्यूल मिक्सचर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा इंजन। और अगर हम ये डायग्राम देखें तो वैसे इंजन को एक कांस्टेंट एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत है भी नहीं, सिर्फ किस में है, क्रूजिंग रेंज में। तो सिर्फ क्रूजिंग रेंज में उसको एक कांस्टेंट एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है, बट क्रूजिंग रेंज में भी मिक्सचर रिच होते चले जाएगा थ्रोटल ओपनिंग के साथ। इसका मतलब क्रूजिंग रेंज में भी कार्बोरेटर जो है वो सफिशिएंट कार्बोरेटर इसको कांस्टेंट एयर फ्यूल मिक्सचर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द कार्बोरेटर। और ये जो ड्रॉबैक है वो सिंगल सिलेंडर के लिए भी है और मल्टी सिलेंडर के लिए भी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मल्टी सिलेंडर इंजन्स के लिए कार्बोरेटर में एक और ड्रॉबैक भी है, जिसकी वजह से मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में कार्बोरेटर को जल्दी ऑब्सोलीट कर दिया गया है, जल्दी कार्बोरेटर को मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए यूज करना बंद कर दिया गया, और उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड खोजा गया, क्योंकि कार्बोरेटर जो है वो मल्टी सिलेंडर इंजन में ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे। एक प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम है ही सिंगल सिलेंडर के लिए और मल्टी सिलेंडर के लिए कि कार्बोरेटर एक कांस्टेंट एयर फ्यूल मिक्सचर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। बट दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देखिए मल्टी सिलेंडर इंजन के हमने यहाँ पे डायग्राम को डिस्कस करते हैं जिसमें एक मल्टी सिलेंडर इंजन है। ये वाला है सिलेंडर नंबर 1, दिस इज सिलेंडर नंबर 2 एंड दिस इज सिलेंडर नंबर 3। और ये क्या है, आपका मैनीफोल्ड है। मैनीफोल्ड के बाद मैनीफोल्ड से जो सिलेंडर कनेक्ट रहते हैं उनको पोर्ट्स बोलते हैं। ये वाले जो हैं यहाँ पे, ये दिस इज 1 पोर्ट, दिस इज 2 पोर्ट, दिस इज 3 पोर्ट। बट जो मैनीफोल्ड होता है वो कॉमन होता है, एक इनलेट मैनीफोल्ड होता है और एक एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड होता है, चाहे मल्टी सिलेंडर इंजन हो चाहे सिंगल सिलेंडर इंजन। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में मैनीफोल्ड क्योंकि सिंगल ही है तो उसको अलग अलग सिलेंडर से कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स का हम यूज करते हैं। तो ये जो है पोर्ट्स हैं। अब देखिए कार्बोरेटर के केस में, मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में क्या होता है कि कार्बोरेटर यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर प्रोवाइड करने के बाद और थ्रोटल वॉल्व के थ्रू एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से पास होकर इनटेक मैनीफोल्ड में आता है। अब इनटेक मैनीफोल्ड से उसको अलग अलग सिलेंडर में जाना है। अब देखिए सारे सिलेंडर में, अगर मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में आपको फायरिंग ऑर्डर पता हो तो फायरिंग ऑर्डर सेम नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 4 सिलेंडर हैं तो चारों में एक साथ सक्शन होगा, एक साथ कंप्रेशन होगा, एक साथ पावर होगा और एक साथ एग्जॉस्ट होगा, ऐसा नहीं रहता। जो चारों सिलेंडर्स हैं या 3 सिलेंडर, अगर 3 सिलेंडर इंजन भी है तो हर एक में अगर एक में सक्शन चल रहा है तो हो सकता है दूसरे में कंप्रेशन चल रहा होगा और हो सकता है कि तीसरे में पावर चल रहा होगा। तो इस तरह से उसको डिजाइन करते हैं कि जो पावर है वो अलग अलग मिले हमें, एक साथ नहीं। एक साथ मिलेगा तो क्या होगा, एक ही टाइम पे टॉर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब तीनों सिलेंडर में एक साथ पावर स्ट्रोक आएगा तो उस समय पे टॉर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बाकी के टाइम पे बाकी के 3 स्ट्रोक में, क्योंकि तीनों सिलेंडर में एक साथ सब कुछ चल रहा है, तो जब कंप्रेशन आएगा उस समय बहुत ज्यादा निगेटिव टॉर्क हो जाएगा तीनों सिलेंडर में एक साथ। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत बड़ा फ्लाई व्हील लगाना पड़ेगा। फ्लाई व्हील क्या करता है, वही फ्लक्चुएशन को कम करता है ना। और अगर आपने तीनों सिलेंडर में एक साथ पावर स्ट्रोक लगा दिया तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएंगी, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी टाइम पे बहुत ज्यादा निगेटिव टॉर्क आ रहा है वहाँ पे। मतलब उस समय टॉर्क की रिक्वायरमेंट है जब तीनों सिलेंडर में एक साथ कंप्रेशन आएगा। तो उस केस के लिए आपको एक बहुत बड़े फ्लाई व्हील की जरूरत पड़ेगी। तो फ्लाई व्हील क्या करता है, ये जो टॉर्क का फ्लक्चुएशन है उसको कम करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, आपने अगर कभी ये चीज सुनी हो कि सिंगल सिलेंडर इंजन में बड़ा फ्लाई व्हील यूज होता है और मल्टी सिलेंडर इंजन में छोटा फ्लाई व्हील यूज होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि मल्टी सिलेंडर इंजन में हम अलग अलग पावर स्ट्रोक की वजह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग टॉर्क को मतलब वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं उसको, जिसकी वजह से उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाते हैं।
मान लो कि पहले सिलेंडर में एक टाइम पे कंप्रेशन चल रहा है और दूसरे सिलेंडर में पावर चल रहा है, तो वहां का टॉर्क उसमें शिफ्ट हो जाए, क्योंकि दोनों सारे एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड है ना। जो आउटपुट शाफ्ट है, जो क्रैंक शाफ्ट है, वो तो सेम ही है ना सबकी। तो ये उसको ज्यादा तेजी से घुमाने की कोशिश करेगा दूसरा सिलेंडर जिसमें पावर स्ट्रोक है, लेकिन पहले वाले सिलेंडर में उस समय पे कंप्रेशन चल रहा होगा तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली रोटेट करेगी। हालांकि इसमें भी फ्लाईव्हील की जरूरत होगी, लेकिन इसमें बहुत ही छोटे फ्लाईव्हील की जरूरत होगी, बहुत बड़े फ्लाईव्हील की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर फ्लक्चुएशंस को हमने फायरिंग ऑर्डर के थ्रू कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब क्या है, देखिए तीनों सिलेंडर में अलग अलग टाइम पे फायरिंग होगी। इसका मतलब तीनों सिलेंडर में अलग अलग टाइम पे सक्शन होगा, अलग अलग टाइम पे कंप्रेशन होगा, अलग अलग टाइम पे पावर होगा, अलग अलग टाइम पे एग्जॉस्ट होगा। अब जब एक सिलेंडर में सक्शन होगा, हो सकता है दूसरे में कंप्रेशन चल रहा हो और तीसरे में पावर चल रहा हो। तो अगर सपोज करो कि इस वाले, ये वाला जो सिलेंडर है, सिलेंडर नंबर 3, इसमें कंप्रेशन चल रहा है, और ये वाला जो सिलेंडर है इसमें पावर स्ट्रोक चल रहा है। तो जब कंप्रेशन स्ट्रोक चलता है और पावर स्ट्रोक चलता है, अगर आपको वर्किंग याद होगी, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में दोनों दोनों जो वॉल्व हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व, वो क्लोज रहते हैं। तो सिलेंडर नंबर 1 में और सिलेंडर नंबर 3 में, दोनों में इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज हैं। और सिलेंडर नंबर 2 में चल रहा है सक्शन, तो सक्शन चलेगा तो इनटेक वॉल्व ओपन होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर जो बना हुआ है, वो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इसमें सक्शन चल रहा होगा तो यहाँ पे एंटर करेगा, बाकी दोनों में के जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व में वो बंद रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे एक ही सिलेंडर में इनटेक होगा, और जिस टाइम पे जिस सिलेंडर में इनटेक होगा, जो चार्ज है यानी कि एयर फ्यूल का मिक्सचर है, वो उसी सिलेंडर में एंटर करेगा। अब देखिए होता क्या है, जो चार्ज है वो सक्शन की वजह से फ्लो होता है। चार्ज जो इनटेक मैनिफोल्ड में फ्लो होता है, वो सक्शन की वजह से फ्लो होता है। सक्शन कहाँ पे होता है, सिलेंडर में। तो जब इस पहले वाले सिलेंडर में सक्शन चल रहा होगा, तो ये जो चार्ज है वो पूरे का पूरा चार्ज तेजी से इस सिलेंडर की तरफ खिंचा हुआ जा रहा होगा, तेजी से लास्ट वाले सिलेंडर जो है, सिलेंडर नंबर 1, उसकी तरफ खिंचा हुआ जा रहा होगा। अब ये जो सक्शन है, कंप्रेशन है, ये घंटों घंटों तो चलते नहीं है, ये तो माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के प्रोसेस होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा, ये जो चार्ज है एकदम से इसकी तरफ सक्शन की वजह से खिंचेगा, खिंचा चलाएगा सक्शन की वजह से। तो उस केस में क्या होगा, अब ये जैसे ही इसका सक्शन बंद होगा, यहाँ पे इनटेक वॉल्व बंद, और सपोज उसके बाद 3 में सक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो 3 का खुलेगा। अब 3 का खुलेगा तो क्या होगा, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर बना हुआ है, हालांकि जो फ्यूल है वो भी वेपर फॉर्म में ही है, बट फ्यूल की जो डेंसिटी है वो एयर के मुकाबले ज़्यादा होती है, फ्यूल जो है वो भारी है। तो जो फ्यूल की ड्रॉपलेट्स हैं, चूंकि यहाँ पे सक्शन क्रिएट हुआ था, तो ये वाला जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो तेजी से आगे की तरफ जा रहा था। उस केस में क्या होगा कि एयर तो हल्की है, यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा तो ये एयर को सक्शन से खींच लेगा। बट फ्यूल के जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास जब उनको यहाँ से सक्शन मिला तो उनकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि थोड़े फ्यूल के मॉलिक्यूल सिलेंडर नंबर 3 में जाएंगे और ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एयर की क्वांटिटी तो ज्यादा होगी सिलेंडर नंबर 3 में, और फ्यूल की क्वांटिटी कम रह गई। मतलब सिलेंडर नंबर 3 में मिक्सचर रह गया लीन, और सारे का सारा जो फ्यूल है, ज्यादातर जो फ्यूल मॉलिक्यूल्स हैं वो हैवी होने की वजह से, इनर्शिया की वजह से सबसे लास्ट में यहाँ पे जाके इकट्ठे होते रहे। इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड गैसेज। तो जो फ्यूल के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे जाके इकट्ठे होते रहेंगे, और इस वाले सिलेंडर का जैसे ही सक्शन होगा तुरंत यहाँ पे वो एंटर कर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे एयर कम रहेगी और यहाँ पे फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी। तो सिलेंडर नंबर 1 में मिक्सचर कैसा हो गया, रिच। सिलेंडर नंबर 3 में कैसा रह जाएगा, लीन। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में। जो भी सिलेंडर सबसे लास्ट में होगा वहां पे तो रिच मिक्सचर जाएगा, क्योंकि वहां पे फ्यूल के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं लास्ट में जाके सबसे। और जो सिलेंडर सबसे पहले रहेगा, सबसे पास में रहेगा, वहां पे लीन मिक्सचर रहेगा, और जो सिलेंडर बीच में रहेगा वहां पे इंटरमीडिएट मिक्सचर रहेगा। इसका मतलब किसी भी सिलेंडर में एक जैसा मिक्सचर नहीं जा पा रहा। सिलेंडर नंबर 1 में रिच जा रहा है, सिलेंडर नंबर 3 में लीन जा रहा है, सिलेंडर नंबर 2 में हो सकता है स्टेक्योमेट्रिक चला गया हो। तो अगर हर एक सिलेंडर में अलग टाइप का मिक्सचर जाएगा, तो हर एक सिलेंडर अलग टाइप की पावर डेवलप करेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो ये जो है बहुत बड़ी कार्बोरेटर की प्रॉब्लम है
कि कार्बोरेटर मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में यूनिफॉर्म मिक्सचर हर एक सिलेंडर को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर पहले से ही कार्बोरेटर में प्रिपेयर होके आ रहा है, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि डेंसिटी तो नेचुरल थिंग है भाई। डेंसिटी की वजह से क्या होगा, इनर्शिया और डेंसिटी की वजह से वो लास्ट में जाके यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। और जो सबसे लास्ट वाला सिलेंडर है उसमें हमेशा रिच मिक्सचर जाएगा, जो सबसे पहले वाला सिलेंडर होगा उसमें हमेशा लीन मिक्सचर जाएगा। यानी कि सारे जो सिलेंडर हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर की वजह से नॉन यूनिफॉर्म पावर डेवलप करेंगे, ठीक है। जबकि अगर कोई सिलेंडर जो है वो 300 किलोवाट या 300 HP पावर जनरेट कर रहा है, तो उसमें से 3 सिलेंडर इंजन में तीनों को 100 करनी पड़ेगी, तभी जाके तीनों की 300 होगी। अगर एक 120 कर रहा है और एक 80 कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म पावर हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे बैलेंसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे उसमें। तो इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे अगर एक सिलेंडर ज़्यादा पावर डेवलप करेगा और दूसरा सिलेंडर कम पावर डेवलप करेगा। तो अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो तीनों सिलेंडर सेम पावर डेवलप करनी चाहिए, तभी जो है वो इंजन प्रॉपरली बैलेंस रहेगा और उसका जो वाइब्रेशन है वो मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। तो दैट इज द मेन डिफिकल्टी विद द कार्बोरेटर, कि वो मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में यूनिफॉर्म मिक्सचर सिलेंडर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, किसी में लीन जा रहा है, किसी में रिच मिक्सचर जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कार्बोरेटर के साथ मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, जिसकी वजह से इमीडिएटली कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोचने पे इस पे काम किया गया और क्विकली एसआई इंजन्स में भी इंजेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, बिकॉज इंजेक्शन सिस्टम इज बेटर देन द एयर फ्यूल मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय द कार्बोरेटर।